अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ उमर सलीम। हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, स्टेट ऑफ मैटर्स एंड फेज चेंज। आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। लास्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू गैसेस देखा था अकॉर्डिंग टू केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक लिक्विड और सॉलिड को स्टडी किया था। आज लेक्चर 3 के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन किस चीज़ की? ये डेफिनेशन है 14.1, टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी। अंदरूनी एनर्जी, एक सब्सटेंस के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी पाई जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो इसकी बस डिफाइन ही आप लोगों की बुक पे दी गई है और वो डिफाइन ही हम लोगों ने करनी है। अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखें, इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन। ये वो ये वो शय की वो एनर्जी होती है जो उसके अंदर मौजूद होती है, टोटल एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है। इट इंक्लूड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन देम। यहाँ तक इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की डिफाइन है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डिफाइन लिखनी है। वो कहता है कि एक सब्सटेंस के अंदर, एक शय के अंदर जितनी भी एनर्जी पाई जाती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। वट एवर इट इज काइनेटिक एनर्जी और वट एवर इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो बॉन्ड बनता है, एक सब्सटेंस के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो ये सात दोनों एनर्जी को जमा कर दीजिए, टोटल एनर्जी की जाए, तो जो एनर्जी कहलाएगी वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। आई होप कि आपको इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि हम एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट के अंदर कैसे जा सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। मैटर की हमने 3 स्टेट स्टडी की थी। कौन कौन सी स्टेट थी? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्जन। एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाना, एक गैस से लिक्विड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में जाना, सॉलिड से गैस में जाना, या सॉलिड से लिक्विड में जाना, या लिक्विड से गैस में जाना, इस अमल को बोला जाता है इंटर कन्वर्जन। एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट के अंदर जाना। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस। सॉलिड को हमने तब्दील करना है लिक्विड के अंदर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर हमने लेके जाना है। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड स्टेट से बच्चों हमने जाना है लिक्विड स्टेट के अंदर। सॉलिड को हमने तब्दील करना है लिक्विड के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड में और लिक्विड में फर्क क्या होता है, कैसे हम जा सकते हैं सॉलिड से लिक्विड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर बच्चों मेरे पास सॉलिड बंद है। और हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं।
क्योंकि उनके दरमियान जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होती है दैट इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ही मजबूत होती है और वो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। सोलर से बच्चों हमने जाना है लिक्विड के अंदर। लिक्विड स्टेट कैसी होती है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फासले पे होते हैं, उनके दिमाग इंटर पार्टिकल फोर्स होती है, लेकिन सोलर जितनी मजबूत नहीं। सोलर के अंदर तो बहुत मजबूत होती है ना पार्टिकल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि हमने पार्टिकल्स को अलग अलग करना है। सोलर से जब मैंने लिक्विड में जाना है तो पार्टिकल देखे ना लिक्विड के एक दूसरे से दूर दूर हैं, उनके दरमियान फासला है। सोलर के पार्टिकल्स तो आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो मैंने इन पार्टिकल्स को जुदा जुदा करना है, अलग अलग करना है। तो सिंपल सा तरीका, अगर आप पार्टिकल्स को अलग अलग करना चाहते हो तो आपने इसको करना है हीट, गर्म करना है। हीट करोगे तो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट। इसका मतलब है कि हम मेल्टिंग की मदद से हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा सकते हैं। सिंपल, आप इसको गर्म करो। जब गर्म करोगे इसके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। इसके दरमियान मालिक पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट उनके दरमियान शुरू हो जाएगी। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, तेजी के साथ मूव करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे तो पार्टिकल चीज ऑटोमेटिकली सॉलिड से लिक्विड में चली जाएगी। आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ उस चीज को भी जरा समझ लेते हैं। अगर बुक पे ऊपर आ जाएं, लिखा हुआ है द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। लो जी, उसने बात कर दी कि अगर आप फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना चाहते हैं ना, सिंपल आप उसको हीट करो, गर्म करो। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हीट क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स के दरमियान उसको बढ़ा देगी। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, और वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सोलर के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। अगर आप इसी पेज के ऊपर देखें, लिखा हुआ था द पार्टिकल्स पोजेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली। इसका मतलब है कि जब हम उसको गर्म करेंगे ना, उसके दरमियान जो वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी वो ज्यादा तेज हो जाएगी, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर आएगा, देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट, वहां पे उनकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी तेज हो जाएगी दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होती है जो दरमियान में फोर्स होती है। मसलन मेरे पास ये सोलिड आपस में जुड़े हुए हैं ना, इनके ये सोलिड आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान वाली जो फोर्स होगी जिसकी मदद से जुड़े हुए हैं आपस में मजबूती के साथ, इस फोर्स को बोला जाता है बच्चों कोहेसिव फोर्स। ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। ऐसी फोर्स जो पार्टिकल्स के दरमियान में मजबूत, पार्टिकल्स को मजबूती से जोड़े रखती है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं बच्चों कोहेसिव फोर्सेस। तो वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आप इसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके दरमियान इनकी वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो उसके ऊपर गालब आ जाएगी। अच्छा जी, फिर क्या होगा भाई? वो कहता है कि एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजा में सोलिड स्टार्ट मेल्टिंग, सोलिड पिघलना शुरू हो जाएगा। एंड दिस टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सोलिड पिघलना शुरू होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं सोलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ये उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोलिड। एट द मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो बच्चों, आपने एक सोलिड चीज को हीट दे रहे हो, सोलिड को गर्म कर रहे हो, तो वो पिघलना शुरू हुआ है, लेकिन सारे का सारा तो नहीं ना पिघला, अभी पिघलना शुरू। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सोलिड स्टार्ट मेल्टिंग, ये बात ध्यान में रखिएगा। एट मेल्टिंग पॉइंट सोलिड स्टार्ट मेल्टिंग, सोलिड पिघलना शुरू होगा। सारे का सारा नहीं पिघल जाएगा, सिर्फ वो पिघलना शुरू होगा। जब वो पिघलना शुरू हो जाएगा फिर क्या होगा भाई? वो कहता है एट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर द पार्टिकल ऑफ सोलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन जहां पे वो सोलिड मौजूद है, जैसे ये पार्टिकल है, ये मेरे पास पार्टिकल मौजूद है, ये जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद है,
ये उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। जैसे घर में पंखा लगा होता है ना, पंखा एक फिक्स पॉइंट के ऊपर छत पे लगा होता है, वो पंखे का मेन पॉइंट कहलाता है। जो चीज फिक्स होती है अपनी जगह पे, जैसे ये सोलर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो ये इनकी मेन पोजीशन है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगी, वो कोई ऐसी फोर्स के ऊपर गालब आ जाएगी। तो वो कहते हैं ना, तो वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन को खो देंगे, बट दी अरेंजमेंट एज वेल, और उनके दरमियान जो अरेंजमेंट होगी वो उसको भी खो देंगे। द सोलर कोलैप्स, सोलर टूट जाएगा, एंड टर्न टू अ लिक्विड, और वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने ये जो कन्वर्जन ऑफ सोलर इनटू लिक्विड है, यहां तक इनफ होगी, आप यहां तक इसको लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएं बच्चों। दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। आपने लिक्विड को गैस में कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं पहले, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड से बच्चों जाना है गैस के अंदर, तो हम लिक्विड के बारे में भी देख लेते हैं, लिक्विड कैसा होता है। और लिक्विड से बच्चों जाना है हमने गैस के अंदर। ओके जी, एक बर्तन के अंदर मेरे पास अगर लिक्विड बंद है, लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के मुकाबले में होते हैं नजदीक नजदीक। ये लिक्विड है, हमने जाना है बच्चों गैस के अंदर। गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसका मतलब वही सेम है जैसे हमने पीछे सोलर में किया था, सोलर को हमने किया था गर्म, तो उनके दरमियान फासला बढ़ गया था। तो लिक्विड जो है ना, लिक्विड उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नजदीक होते हैं गैस के मुकाबले में। तो लिक्विड को भी क्या करोगे आप, गर्म करोगे। जारी बात, इसको सिंपल क्या करना है आपने, इसको भी हीट करना है। जब इसको आप हीट करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बिना फासला बढ़ जाएगा, और जब फासला बढ़ जाएगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, गैस के अंदर। तो सिंपल आपने इसको गर्म करना है, हीट करना है। जब हीट करोगे, अब एक और भी बात होती है ना इसके अंदर, अब जैसे फर्श पे पानी गिर जाए, फर्श पे जब पानी गिर जाता है, फर्श पर जब पानी गिरता है तो वो कुछ देर के बाद खुश्क हो जाता है। अक्सर आपने देखा जब फर्श पे पानी गिरता है तो कुछ देर के बाद वो खुश्क हो जाता है। वो अमल कहलाता है एवेपोरेशन। वो पानी जो है बन के हवा में चला जाता है, उस अमल को बोलते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन कंटिन्यूज होती है एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर। वेपोरेशन तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी। वो वेपोरेशन होता है, गिलास में पानी रखा हुआ है ना आपने, टेबल साइड टेबल पे गिलास पे पानी पड़ा हुआ है, तो वो वेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, वो तमाम टेम्परेचर के ऊपर जारी रहता है। लेकिन हमने अगर लिक्विड को गैस में, मुकम्मल तौर पर लिक्विड को गैस में तब्दील करना है, तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा, हमें इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। आपकी बुक पे क्या लिखा वो भी जरा पढ़ लेते हैं। बुक पे आ जाए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को हमने बच्चों कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, वो कहता है लिक्विड को हमने गैस में तब्दील करना है। तो आपकी बुक के ऊपर पॉइंट लिखा हुआ कहता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट। वो लगातार बाहर खारिज होते रहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वही बात मैंने आपको कही है कि अगर ग्लास में पानी पड़ा हुआ है तो वो लगातार उसमें से वेपोरेट होता रहेगा एट ऑल टेम्परेचर, एंड सच अ escape ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड evaporation। इस escape को हम क्या बोलते हैं, evaporation। ये evaporation की डिफाइन भी आपको पूछी जा सकती है। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। जब आप लिक्विड को हीट करोगे ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में होता है इजाफा ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ evaporation। सारी बात है, जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा तो वेपोरेशन में भी इजाफा हो जाएगा। एक बर्तन के अंदर मेरे पास लिक्विड मौजूद है बच्चों, मेरे पास एक बर्तन है, एक बर्तन के अंदर मेरे पास पानी मौजूद है, पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं।
और वो लगातार एवेपोरेट हो रहे हैं, लगातार वो एवेपोरेट होते हैं, बाहर खारिज होते रहते हैं। इस समय को बोलते हैं एवेपोरेशन। अब देखिए ना, अगर मैं इस पानी के गिलास को आग के ऊपर रख दूं, गर्म करूं, हीट दूं, जब आप इसको हीट दोगे तो इसके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वेपोरेशन का अमल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वेपोरेशन जो होती है, आप ये कह सकते हैं वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे वेपोरेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। वो कहता है कि पार्टिकल्स हीट हीटिंग अ लिक्विड, जब आप लिक्विड को हीट करते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वेपोरेशन का अमल भी बढ़ जाएगा। हीटिंग द लिक्विड फर्दर, अगर मजीद हीट करोगे, इंक्रीज दी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी सो मच, इतनी ज्यादा, दैट द इंटर पार्टिकल फोर्स आर वीकेंड, उसके दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स तो कमजोर हो जाएगी, टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा। एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग आउट। देखा होगा अक्सर आपने कि जब पानी को आप गर्म करते हो ना, आग के ऊपर रखा हुआ है पानी, तो उसमें से बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑफ अ लिक्विड एट अ रैपिड फेज, बहुत स्पीड के साथ। एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वो वक्त जो होता है ना, वो वक्त जहां पे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, आपने पानी को आग के ऊपर रखा हुआ है, पानी में से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, उस स्टेज के ऊपर आप ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर जो होता है ना लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जब बच्चों वेपर प्रेशर हो जाता है वो बिकम्स इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब ये वक्त आ जाता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो चीज शुरू हो जाती है बॉयल करना, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उसमें लिक्विड जो है वो सारे का सारा बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने पीछे हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि चीज मेल्ट होना शुरू होती है, सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि चीज बॉयल होना शुरू होती है, सारे का सारा बॉयल नहीं हो जाता। वो कहता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन है, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज, वो कहता है बॉइलिंग, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है सबको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 सेंटीग्रेड। पानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होना शुरू होता है, पानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होना शुरू होता है। तो जब बॉयल शुरू होता है तो पानी का 100 सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसने बाकी जो टेम्परेचर, आपने आग बंद नहीं करनी, आग चलती रहेगी, क्योंकि बाकी टेम्परेचर के ऊपर सारे का सारा जो पानी है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फॉर्म एंड ड्यूरिंग दिस इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इन अदर वर्ड, द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, क्योंकि वो जो 100 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, जो हीट बाकी इस्तेमाल हो रही है ना, वो सारी की सारी हीट जो है ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो रही है। इस तरह सारे, जब सारे का सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट रहेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारी पास कन्वर्जन थी, आप लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, कि गैस से आप लिक्विड में कैसे जा सकते हैं। गैस से हमने जाना है लिक्विड के अंदर, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड।
कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस से बच्चों दोबारा हमने जाना है लिक्विड के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा था कि गैस, अगर एक बर्तन के अंदर गैस बंद है, गैस के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के दरमियान, और लिक्विड के दरमियान जो फासला है गैस के मुकाबले में वो होता है बच्चों कम। तो आपने गैस से जाना है बच्चों लिक्विड के अंदर, इसका मतलब है कि हमें पार्टिकल्स को नजदीक नजदीक लाना पड़ेगा। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से होते हैं दूर दूर, उनके दरमियान फासला होता है बहुत ज्यादा फासला होता है। तो हमें पार्टिकल्स को नजदीक नजदीक लाना पड़ेगा, एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ता ताकि वो लिक्विड में जा सके। तो इसको हम करेंगे ठंडा, कूल करेंगे। कूल करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना बच्चों पार्टिकल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जितना टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी होगी कम। जब टेम्परेचर कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स मूव करना रुक जाएंगे, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, उनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो गैस तब्दील हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में जाना बच्चों, गैस का किस में जाना, लिक्विड में, इस अमल को बोला जाता है कंडेंसेशन। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। तो आपकी बुक पे क्या लिखा वो भी जरा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन व्हेन अ गैस इज कूल्ड। जब आप गैस को करते हो ठंडा, जब आप गैस को करते हो तो ठंडा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक खास फोर्स के साथ। बिटवीन देम, उनके दरमियान खास फोर्स पैदा हो जाती है। एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, कम टेम्परेचर के ऊपर। द इंक्रीज अट्रैक्शन ब्रिंग दी मॉलिक्यूल सो क्लोज, वो कहता है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एक दूसरे के नजदीक। मॉलिक्यूल सो क्लोज हो जाते हैं दैट दे आर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, कि गैस किस में तब्दील हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इस अमल को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो ये डिफाइन भी आपको आ सकती है, यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी डिफाइन लिखनी है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट until all the gas is changed into liquid। यहाँ पे मैंने वही पहले भी बात हुई थी कि वहां पे टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट जब तक सारे का सारी चीज कन्वर्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। तो यहाँ तक ये आपका आज का लेक्चर खत्म है। आज हमने इंटर कन्वर्जन स्टडी की है। इंटर कन्वर्जन, तीन चीजों की हमने इंटर कन्वर्जन स्टडी की है। हमने सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाया जाता है, उसके बाद लिक्विड से गैस में कैसे जाया जाता है, और लास्ट पे हमने ये पढ़ा था कि गैस से हम लिक्विड में कैसे जा सकते हैं। तीन कन्वर्जन आज हमने स्टडी की हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम हीट एंड कूलिंग कर्व 14.3 टॉपिक हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।